भारत की लोकप्रिय कवयित्रियों में से एक अमृता प्रीतम ने एक बार लिखा था, मैं सारी जिंदगी जो भी सोचती और लिखती रही वो सब देवताओं को जगाने की कोशिश थी, उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो गए हैं। अमृता और इमरोज का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ था। अमृता ने एक चित्रकार सेठी से अपनी किताब आखिरी खत का कवर डिजाइन करने का अनुरोध किया था। सेठी ने कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ये काम उनसे बेहतर कर सकता है। सेठी के कहने पर अमृता ने इमरोज को अपने पास बुलाया। उस जमाने में वो उर्दू पत्रिका शमा में काम किया करते थे। इमरोज ने उनके कहने पर इस किताब का डिज़ाइन तैयार किया था। इमरोज ने बताया था उन्हें डिज़ाइन भी पसंद आ गया और आर्टिस्ट भी। उसके बाद मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। हम दोनों पास ही रहते थे, मैं साउथ पटेल नगर में और वो वेस्ट पटेल नगर में। एक बार मैं यूं ही उनसे मिलने चला गया। बातों बातों में मैंने कह दिया कि मैं आज के दिन पैदा हुआ था। गांव में लोग पैदा तो होते हैं लेकिन उनके जन्मदिन नहीं होते। वो 1 मिनट के लिए उठी, बाहर गई और फिर आकर वापस बैठ गई। थोड़ी देर में एक नौकर प्लेट में केक लेकर आ गया और उन्होंने केक काट कर एक टुकड़ा मुझे दिया और एक खुद लिया। ना उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा और ना ही मैंने केक खाकर शुक्रिया कहा। बस एक दूसरे को देखते रहे। आंखों से जरूर लग रहा था कि हम दोनों खुश हैं। ये तो एक शुरुआत भर थी, लेकिन इससे बरसों पहले अमृता के जहन में एक काल्पनिक प्रेमी मौजूद था और उसे उन्होंने राजन नाम भी दिया था। अमृता ने इसी नाम को अपनी ज़िंदगी की पहली नज़्म का विषय बनाया। एक बार अमृता ने बताया था कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो उन्होंने एक नज़्म लिखी थी। उसे उन्होंने ये सोचकर अपनी जेब में डाल लिया कि स्कूल जाकर अपनी सहेली को दिखाऊंगी। अमृता अपने पिता के पास कुछ पैसे मांगने गई। उन्होंने वो पैसे उनके हाथ में न देकर उनकी जेब में डालने चाहे। उसी जेब में वो नज़्म रखी हुई थी। पिता का हाथ उस नज़्म पर पड़ा तो उन्होंने उसे निकाल कर पढ़ लिया। पूछा कि क्या इसे तुमने लिखा है? अमृता ने झूठ बोला कि यह नज़्म उनकी सहेली ने लिखी है। उन्होंने उस झूठ को पकड़ लिया और उसे दोबारा पढ़ा। पढ़ने के बाद पूछा कि ये राजन कौन है? अमृता ने कहा कोई नहीं। उन्हें एतबार नहीं हुआ। पिता ने उन्हें जोर से चपत लगाई और वो कागज़ फाड़ दिया। अमृता बताती है, यह हश्न था मेरी पहली नज़्म का। झूठ बोलकर अपनी नज़्म किसी और के नाम लगानी चाहिए थी, लेकिन वो नज़्म एक चपत को साथ लिए फिर से मेरे नाम लग गई। दुनिया में हर आशिक की तमन्ना होती है कि वो अपने इश्क का इजहार करे, लेकिन अमृता और इमरोज ऐसे मामले में अनूठे थे कि उन्होंने कभी भी एक दूसरे से नहीं कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इमरोज ने बताया था, जब प्यार है तो बोलने की क्या ज़रूरत है। फिल्मों में भी आप उठने बैठने के तरीके से बता सकते हैं कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर भी बार बार कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये भी कहते हैं कि वो सच्चा प्यार करते हैं, जैसे कि प्यार भी कभी झूठा होता हो। मैं और अमृता पहले दिन से ही एक छत के नीचे अलग अलग कमरों में रहते रहे। वो रात के समय लिखती थी, जब ना कोई आवाज़ होती हो, ना टेलीफोन की घंटी बजती हो, ना कोई आता जाता हो। उस समय मैं सो रहा होता था। उनको लिखते समय चाय चाहिए होती थी। वो खुद उठकर चाय बनाने जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने रात के 1 बजे उठना शुरू कर दिया। मैं चाय बनाता और चुपचाप उनके आगे रखा था। वो लिखने में इतनी खोई हुई होती थी कि मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। ये सिलसिला 40-50 सालों तक चला। उमा त्रिलोक इमरोज और अमृता दोनों की नज़दीकी दोस्त रही थी। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, अमृता एंड इमरोज ए लव स्टोरी। उमा ने बताया था कि अमृता और इमरोज की लव रिलेशनशिप तो रही है, लेकिन इसमें आज़ादी बहुत है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो अलग अलग कमरों में रहते थे, एक ही घर में। और जब इसका जिक्र होता था तो इमरोज कहा करते थे कि एक दूसरे की खुशबू तो आती है। ऐसा जोड़ा मैंने बहुत कम देखा है कि एक दूसरे पर इतनी निर्भरता है लेकिन कोई दावा नहीं है। वर्ष 1958 में जब इमरोज को मुंबई में नौकरी मिली तो अमृता को दिल ही दिल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि शायद लुधियानवी की तरह इमरोज भी उनसे अलग हो जाएंगे। इमरोज ने बताया था कि गुरुदत्त उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। वेतन पर बात तय नहीं हो पा रही थी। अचानक एक दिन अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। वो उतने पैसे देने के लिए राजी हो गए जितने मैं चाहता था। मैं बहुत खुश हुआ। दिल्ली में अमृता ही अकेले थी जिससे मैं अपनी खुशी शेयर कर सकता था। मुझे खुश देखकर वो खुश तो हुई, लेकिन फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा कर जताया कि वो मुझसे मिस करेगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। मेरे जाने में अभी 3 दिन बाकी थे। उन्होंने कहा कि ये 3 दिन जैसे मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं। 3 दिन हम दोनों जहाँ भी उनका जी चाहता जाकर बैठते। फिर मैं मुंबई चला गया। मेरे जाते ही अमृता को बुखार आ गया।
तय तो मैंने यही कर लिया था कि मैं वहाँ नौकरी नहीं करूँगा। दूसरे दिन ही मैंने फ़ोन किया कि मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा सब कुछ ठीक है ना? मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इस शहर में नहीं रह सकता। मैंने तब भी उन्हें नहीं बताया कि मैं उनके लिए वापस आ रहा हूँ। मैंने उन्हें अपनी ट्रेन और कोच नंबर बता दिया था। जब मैं दिल्ली पहुँचा, वो मेरे कोच के बाहर खड़ी थी और मुझे देखते ही उनका बुखार उतर गया। अमृता को साहिर लुधियानवी से बेपनाह मोहब्बत थी। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में वो लिखती हैं कि किस तरह साहिर लाहौर में उनके घर आया करते थे और एक के बाद एक सिगरेट पिया करते थे। साहिर के जाने के बाद वो उनके सिगरेट की बटों को दोबारा पिया करती थी। इस तरह उन्हें सिगरेट पीने की लत लगी। अमृता साहिर को ताउम्र नहीं भुला पाई और इमरोज को भी इसका अंदाजा था। अमृता और इमरोज की दोस्त उमा त्रिलोक ने बताया था कि ये कोई अजीब बात नहीं थी, दोनों इस बारे में काफ़ी सहज थे। उमा त्रिलोक ने बताया था कि वो ये कहती थी कि साहिर एक तरह से आसमान है और इमरोज मेरे घर की छत। साहिर और अमृता का प्लेटोनिक इश्क था। इमरोज ने मुझे एक बात बताई कि जब उनके पास कार नहीं थी, वो अक्सर उन्हें स्कूटर पर ले जाते थे। अमृता की उंगलियां हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती थी, चाहे उनके हाथ में कलम हो या न हो। उन्होंने कई बार पीठ पीछे बैठे हुए मेरी पीठ पर साहिर का नाम लिख दिया। इससे उन्हें पता चला कि वो साहिर को कितना चाहती थी। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? वो उन्हें चाहती है तो चाहती है, मैं भी उन्हें चाहता हूँ। अमृता जहाँ भी जाती थी इमरोज को साथ लेकर जाती थी। यहाँ तक कि जब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया तो इमरोज हर दिन उनके साथ संसद भवन जाते थे और बाहर बैठकर उनका इंतजार किया करते थे। वो उनके साथी भी थे और उनके ड्राइवर भी। इमरोज ने बताया था अमृता काफ़ी मशहूर थी। उनको कई दूतावासों की ओर से अक्सर खाने पर बुलाया जाता था। मैं उनको लेकर जाता था और उन्हें वापस भी लाता था। मेरा नाम अगर कार्ड पर नहीं होता था तो मैं अंदर नहीं जाता था। मेरा डिनर मेरे साथ जाता था और मैं कार में बैठकर संगीत सुनते हुए अमृता का इंतजार करता था। धीरे धीरे उनको पता चल गया कि इनका बॉयफ्रेंड भी है। तब उन्होंने मेरा नाम भी कार्ड पर लिखना शुरू कर दिया। जब वो संसद भवन से बाहर निकलती थी तो उद्घोषक को कहती थी कि इमरोज को बुला दो। वो समझता था कि मैं उनका ड्राइवर हूँ। वो चिल्लाकर कहता था इमरोज ड्राइवर, और मैं गाड़ी लेकर पहुँच जाता था। अमृता का आखिरी समय बहुत तकलीफ और दर्द में बीता। बाथरूम में गिर जाने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। उसके बाद मेरे दर्द ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उमा त्रिलोक ने बताया था कि इमरोज ने अमृता की सेवा करने में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। उन दिनों को अमृता के लिए इमरोज ने खूबसूरत बना दिया। उन्होंने उनकी बीमारी को उनके साथ साथ सहा। बहुत ही प्यार से वो उनको खिलाते, उनको पिलाते, उनको नहलाते, उनको कपड़े पहनाते। वो करीब करीब शाकाहारी हो गई थी। बाद में वो उनसे बातें करते, उन पर कविताएं लिखते, उनकी पसंद के फूल लेकर आते, जबकि वो इस काबिल भी नहीं थी कि वो हूँ हाँ करके इसका जवाब भी दे। 31 अक्टूबर 2005 को अमृता ने आखिरी सांस ली, लेकिन इमरोज के लिए अमृता हमेशा उनके साथ रही, बिल्कुल करीब। इमरोज ने बताया था उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। वो अब भी मिलती है, कभी तारों की छाँव में, कभी बादलों की छाँव में, कभी किरणों की रोशनी में, कभी ख्यालों के उजाले में। हम उसी तरह मिलकर चलते हैं। चुपचाप हमें चलते हुए देखकर फूल हमें बुला लेते हैं। हम फूलों के घेरे में बैठकर एक दूसरे को अपना अपना कलाम सुनाते हैं। उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। अमृता ने अपनी मृत्यु से पहले इमरोज के लिए एक कविता लिखी थी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। वहीं इमरोज उनकी मृत्यु के बाद कवि बन गए और उन्होंने अमृता पर एक प्रेम कविता पूरी की। उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। 97 साल की उम्र में 2023 में इमरोज इस दुनिया से अलविदा हो गए थे।